जय हिंद दोस्तों हम लोग उपसर्ग जो है पढ़ लिए हैं। आइए प्रत्यय को पढ़ते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया गया है। दोनों का जो है तुलनात्मक अध्ययन कर लिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब उपसर्ग जो है पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मूल शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं। मूल शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं। विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विकारी शब्द आते हैं। अब प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय में यही चारों विकारी शब्द आएंगे, उन्हीं में प्रत्यय होगा। मूल शब्द पहले आ जाएगा, बाद में प्रत्यय आ जाएगा। कहने का मतलब उपसर्ग और प्रत्यय का सूत्र क्या बनता है? मान लीजिए मूल शब्द है, अगर इधर पहले कुछ जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। पहले जोड़ेंगे तो उपसर्ग कहलाएगा और बाद में जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। मूल शब्द। और मूल शब्द कैसा होता है? विकारी होता है। विकारी होता है। न तो इसका कोई अर्थ होता है, न ही इसका कोई अर्थ होता है। जब अर्थ नहीं होता है तो ये दोनों क्या है? स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये वाक्य के अंश हैं, शब्द के अंश हैं। ये तो शब्द होगा, इसका अंश होगा इधर या उधर। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय की बात किया जाए तो प्रत्यय जो है विकारी शब्द के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? विकारी शब्द के साथ। और विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं। एक संज्ञा होता है, एक दूसरा होता है सर्वनाम। सर्वनाम होता है दोस्तों इसी तरह से विशेषण होता है और क्रिया होता है। 4 ही शब्द विकारी होते हैं। 4 ही प्रकरण क्या है? विकारी होते हैं। 4 प्रकरण जो है विकारी होते हैं। अब उपसर्ग में कोई भेद नहीं था, उपसर्ग का कोई प्रकार नहीं था, लेकिन प्रत्यय का प्रकार होगा। प्रत्यय का क्या होगा? प्रकार होगा। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मतलब ये मूल शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मूल शब्द में अगर कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तद्धित प्रत्यय किसमें? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। वो तद्धित प्रत्यय होगा, उसमें जुड़ा हुआ प्रत्यय। और क्रिया में प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? कृदंत प्रत्यय। क्या होगा? कृदंत। क्रि से क्रिया होता है, क्रि से क्रिया होता है। तो क्रिया में अगर कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय। क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय। यहाँ तक ठीक? यहाँ तक क्या है? ठीक है। यहाँ तक ठीक है। कैसे पहचानेंगे? कोई शब्द दे देगा, पूछेगा कि इनमें से तद्धित प्रत्यय किसमें है और कृदंत प्रत्यय किसमें है। तो आप देखेंगे कि अगर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वह कैसा कहलाएगा? वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और अगर क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा, निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है? तद्धित प्रत्यय नहीं है। निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है?
जैसे नारदीय, नारदीय, नगरीय, नगरीय, पाणनीय, पाणनीय और नारदीय, नगरीय, पाणनीय, दर्शनीय, दर्शनीय। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे और पूछेगा कि किसमें जो है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है या तो अगर संज्ञा से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, विशेषण से बनेगा, तभी क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अगर इसके अलावा क्रिया से बनता है, क्योंकि विकारी से ही बनना है, अगर क्रिया से बनता है तो क्या कहलाएगा, कृदंत प्रत्यय। अब देखिए, यह कहीं न कहीं नारद से बना है, नारद से बना है, नारद से बना है तो नारद क्या है, संज्ञा है। नारद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देवी देवता का नाम है। यह नगर से बना है, तो नगर भी क्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक कह लीजिए, जातिवाचक कह लीजिए, नगर, कई नगर होते हैं। पाणिनीय, पाणिनि से बना है, पाणिनि जो है हिंदी के विद्वान है, पाणिनि संस्कृत के विद्वान पाणिनि है, तो ये भी नाम है, संस्कृत के विद्वान जो थे वो है पाणिनि, नाम है। तो पाणिनि भी क्या है, संज्ञा है। लेकिन दर्शनी जो है दर्शन से बना है, दर्शन क्या है, अपने आप में क्रिया है, मतलब दृश्य से बना है। किससे बना है, दृश्य से बना है, दर्शनी। ठीक है ना, दृश्य से बना है, दर्शनी, समझ में आ रहा है ना। जो क्रिया होगा वो कृदंत होगा, बाकी सब क्या होंगे, तद्धित होंगे। जो क्रिया होगा छांट लेना है। तो अगर इसको तोड़ा जाएगा तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ, इसका ऑप्शन सही हुआ दर्शनी। ऑप्शन क्या सही हुआ, दर्शनी। अगर तोड़ेंगे तो नारद प्लस अनीय, नारद प्लस अनीय, नारद प्लस अनीय, नारदीय, नारद प्लस अनीय, नारदीय। ठीक है ना, ऐसे जोड़ेंगे, नारद प्लस अनीय। ये सब नियम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। अभी बस आपको ध्यान देना है कि मूल चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, तद्धित और कृदंत में अंतर। मतलब ये तो संज्ञा है ना, संज्ञा है तो क्या हुआ, तद्धित हुआ। इसी तरह से नगर, नगर प्लस अनीय, नगर प्लस अनीय, तो क्या हो जाएगा, नगरीय। नगर प्लस अनीय क्या हो जाएगा, नगरीय। और इसी तरह से पाणिनि, पाणिनि में अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे, अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाणिनीय। और इसके बाद तो दर्शन में, दृश्य में, दृश्य में अनीय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दर्शनीय। दृश्य में अनीय जोड़ेंगे। नगर संज्ञा है, नारद संज्ञा है, पाणिनि संज्ञा है, लेकिन दर्शन क्या है, दृश्य क्या है, क्रिया है, दृश्य। दृश्य मतलब दिखाई देना, दृश्य का मतलब क्या होता है, दिखाई देना, इसका मतलब यह क्रिया है। ये तीनों संज्ञा थी इसीलिए तद्धित है, और एक क्रिया था। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे पूछेगा किसमें कृदंत नहीं है, किसमें कृदंत नहीं है। जैसे चार शब्द आपको दे दिया, घबराहट, घबराहट, हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट, सरसराहट, सरसराहट, और एक देंगे, मान लीजिए और दे दिया इसे, खटखटाहट, खट खटखटाहट, इस तरह से शब्द देंगे तो पूछेंगे किसमें नहीं है। तो इन चारों में क्या है,
क्रिया से ही बना है। घबराना से बना है घबराहट, हड़बड़ाना से बना है हड़बड़ाहट, सरसराना से बना है सरसराहट, खटखटाना से बना है खटखटाहट। तो ये सब क्या है, सभी इसमें क्या है, कृदंत प्रत्यय हैं। सभी क्या है, कृदंत प्रत्यय है, लेकिन दे दिया चिकनाहट, चिकनाहट। तो पांचों में कौन अलग है, पांचों में अलग है चिकनाहट, क्योंकि चिकना क्या है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अंतर समझे हैं कि किसमें तद्धित होगा किसमें कृदंत होगा। तद्धित होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, और कृदंत होगा तो क्रिया से, कृदंत होगा तो क्रिया से। ठीक। अब प्रत्यय को कैसे हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्रत्यय का जोड़, हेडिंग डालिए प्रत्यय का जोड़। यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक आपका क्लियर है। अब प्रत्यय का जोड़, प्रत्यय का जोड़। अब प्रत्यय का जोड़ का मतलब क्या है, प्रत्यय किसमें आएगा, संयोग से बनेगा, समास से बनेगा, संधि से नहीं बनेगा। उपसर्ग तीनों से बनता है, संयोग से, समास से और संधि से। लेकिन प्रत्यय किससे बनता है, संधि से नहीं बनता है, संधि से नहीं बनता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। प्रत्यय किससे बनता है, प्रत्यय किससे बनता है, संयोग से और किससे, समास से। प्रयोग संधि से और संधि से क्या होगा, नहीं बनेगा, संधि से नहीं बनेगा। इससे बनेगा लेकिन संधि से नहीं बनेगा, संधि से नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही उपसर्ग दे देते तो किससे बनता, संयोग से भी बनता, समास से भी बनता और संधि में भी होता, संयोग में भी होता, समास में भी होता, संधि में भी होता। इसके बाद अब जैसे पहले समझते हैं, मान लीजिए आधिकारिक शब्द है, क्या है, आधिकारिक शब्द है। अब इसमें जो है कुछ मूल शब्द होगा और उसमें क्या होगा, प्रत्यय जुड़ा होगा, मूल शब्द होगा और प्रत्यय जुड़ा होगा। हाँ। अब देखिए, अधिकार, अधिकार में क्या जुड़ा है, इक प्रत्यय जुड़ा है, अधिकार में इक प्रत्यय जुड़ा है। अधिकार में क्या जुड़ा है, इक प्रत्यय जुड़ा है। अब यह संयोग है कि संधि है कि समास है, क्या है, देखिए अगर संधि होगा तो संयोग है, क्या है, संयोग है, यह संयोग है। अब ध्यान से सुनिए, बताना क्या चाह रहा हूं। अगर संधि होता तो अ धन ई मिल के क्या हो जाता, ए हो जाता, छोटा ए हो जाता, अ धन ई मिल के। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पहले अ धन ई मिल के क्या हो जाता, ए हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो हुआ नहीं, क्या इसको ऐसे लिखे हैं, अधिकारेक, तब तो संधि हुई, संधि तो ऐसे हुई ने, अ और ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया। संधि पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि गुण संधि का उदाहरण होता है, अ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह क्या है, गुण संधि है, गुण संधि है। तो क्या बोलते हैं कि प्रत्यय में संधि नहीं होता है, प्रत्यय में संधि नहीं होता है। इसका मतलब, अब एक चीज आप ध्यान रखिए
कि 99% केस में, देखिए कोई चीज 100% सही नहीं होता है। 99% केस में क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पे हम हलंत नहीं लगाएंगे तो संधि हो जाएगी। हलंत लगने से क्या हो गया, स्वर खत्म हो गया। हलंत लगाने से क्या होता है, किसी अक्षर में हलंत लगा देंगे तो वह स्वर रहित हो जाता है। और हम संयोग करने के लिए उसको पहले स्वर रहित बनाएंगे, नहीं तो यह र है, र अ, र में अ है, स्वर के साथ है। अगर स्वर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, वह संधि का रूप धारण करेगा। लेकिन प्रत्यय में, प्रत्यय के जोड़ में संधि नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। तो हम हमेशा क्या करेंगे, बहुत मूल चीज है, क्योंकि दो ऑप्शन देगा, एक अधिकार देगा और इक देगा, एक अधिकार देगा बिना हलंत का इक देगा। तो समझिए ध्यान से क्या कर रहा हूं, हलंत क्यों लगाएंगे, क्योंकि संधि न हो जाए। संधि से बचने के लिए, संधि से बचने के लिए, जैसे देखिए संधि रहता है विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। जैसे एक धन एक, एक धन एक, एक धन एक। अब यहाँ अ और ए मिल गया तो क्या हो गया, अय हो गया, तो एक हो गया, एक हो गया। और विद्या धन आलय तो क्या हो गया, विद्यालय, विद्यालय। आ धन आ मिलके आ हो गया, आ धन आ मिलके आ हो गया, और अ धन ए मिलके अय हो गया। तो समझाना क्या चाह रहा हूं, देखिए यहाँ पे हलंत नहीं है संधि में, क्योंकि हलंत लगाएंगे तो स्वर गायब हो जाएगा, और स्वर संधि में स्वर ही तो देखना है कि कौन सा स्वर है। तो यहाँ अ स्वर है, यहाँ ए स्वर है, अ और ए मिल गया, अय हो गया। यहाँ आ स्वर है और यहाँ भी आ स्वर है, आ मिल गया तो क्या हो गया, आ हो गया। लेकिन हमको प्रत्यय करना है तो प्रत्यय में संधि तो होती नहीं है, इसलिए क्या है, उसमें हलंत का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए फिर क्या हुआ, जब इक था तो वो क्या हो गया, शुरू में आ बन गया, आ बन गया, मतलब अधिकार न होके आधिकार हो गया, आधिकारिक हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये सब नियम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए प्रत्यय पढ़ लिए, उपसर्ग पढ़ लिए, संधि समास पढ़ लिए तो आपका शब्द बहुत मजबूत हो जाएगा, शब्द की त्रुटि आपकी खत्म हो जाएगी। और ज्यादातर प्रत्यय जो है शब्द का निर्माण करता है, प्रत्यय शब्द का निर्माण करता है। तो चीज समझ में आ रही है ना कि हलंत क्यों लगाएंगे, हलंत क्यों लगाएंगे, क्योंकि संधि से बचने के लिए। जैसे आवश्यक है, क्या है, आवश्यक है, तो इसमें मूल शब्द है क्या, अवश्य धन इक, अवश्य धन इक। अब अवश्य में क्या लगा देंगे, हलंत। क्यों लगाएंगे, संधि से बचने के लिए, संधि से बचने के लिए। जैसे साम्य है, क्या है, साम्य। सम में यह प्रत्यय जुड़ा है, यह प्रत्यय जुड़ा है। नींद आ रही है, जा मुंह धो के आवा, लग रहा है रात भर जगते हैं। साम में, सम में क्या जुड़ा है, यह प्रत्यय जुड़ा है। सम में क्या जुड़ा है, यह प्रत्यय जुड़ा है, तब साम्य हुआ है। ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन अभी आपको क्या देखना है, जोड़ में कि संयोग होगा, सभी संयोग हैं ये। समास का उदाहरण तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जितने मैं लिख रहा हूँ क्या है, संयोग है, संधि नहीं है। संधि होता तो दूसरा मात्रा चढ़ जाता, उसका नियम दूसरा है संधि का। यहाँ पे सब चीज क्या है, संयोग है। तो ठीक है ना। तो नोट अब लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, लिखिए प्रत्यय का जोड़ करते समय, प्रत्यय का जोड़ करते समय प्रत्यय का जोड़ करते समय
वर्ण को स्वर रहित करते हैं, वर्ण को स्वर रहित करते हैं। प्रत्यय का जोड़ करते समय वर्ण को स्वर रहित करते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, वर्ण को स्वर रहित करें। ऐसा क्यों? क्योंकि संधि से बचने के लिए, संधि से बचने के लिए। तो लिख लीजिए जैसे अधिकार, अधिकार में इक जोड़ रहे हैं तो लास्ट का है क्या, इक हो गया, तो आधिकारिक, आधिकारिक, अधिकार में इक जोड़ेंगे, आधिकारिक। इस तरह से। और लिख रहे साम्य, समधन अ, समधन य, तो क्या हो जाएगा, साम्य, समधन य साम्य हो जाएगा। तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, हलंत लगाएंगे स्वर से बचने के लिए, हलंत का प्रयोग, मतलब संधि से बचने के लिए हलंत का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब प्रत्यय का अगला लिखिए, प्रत्यय का, प्रत्यय को हटाना, प्रत्यय को हटाना। अब कभी कभी ऐसा उदाहरण पूछता है कि किस शब्द में प्रत्यय ही नहीं है, किस शब्द में प्रत्यय ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक हो गया वत्सल, वत्सल, एक हो गया कोमल, क्या हो गया, कोमल, एक हो गया रोमल, एक हो गया श्यामल। 4 शब्द हो गए। अब पूछेगा किस शब्द में प्रत्यय ही नहीं है, तो उपसर्ग में भी पढ़े हैं कि मूल शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। मूल शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। लाइट चली गई, हाँ, चलिए चलिए इसी को कर लेते हैं। मूल शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए ना। दूसरी बात, सार्थक तो होना चाहिए, लेकिन उस शब्द जो वह प्रत्यय होगा या उपसर्ग होगा उसके संदर्भ में सही अर्थ होना चाहिए, दोनों के संदर्भ में। जैसे देखिए ल ल लिखा है, ल प्रत्यय का प्रयोग है, ल प्रत्यय का प्रयोग है। जैसे वत्स, ल मतलब धारण करना, ल मतलब धारण करना, तो वत्स प्लस ल, यहाँ पे इसका सही अर्थ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे सही अर्थ बैठ रहा है वत्स ल, मतलब जिसके पास वत्सल हो, जो लाड़ प्यार करता हो ज्यादा, वत्सल है, वत्सल है। कोमल, रोमल, रोम प्लस ल, जो रोम को धारण किया है, रोमल, जिसको रोम है, रोम को धारण किया है वो रोमल है, क्योंकि ल मतलब क्या होता है, धारण करना। श्यामल, जो सांवला रंग धारण किया है वो क्या है, श्यामल है। लेकिन कोमल, कोम प्लस ल, कोम तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मूल मतलब ऋण शब्द कौन सा है, तो ऋण शब्द है क्या, कोमल, क्योंकि इसको तोड़ दिए वत्स और ल में, इसको रोम और ल में, इसको श्याम और ल में तोड़ दिए, उसका अर्थ निकला। देखिए शब्द तो सार्थक होना ही चाहिए, लेकिन उस प्रत्यय या उपसर्ग के साथ भी सार्थक होना चाहिए, सही अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एक उदाहरण और लिख दे, विमल, क्या लिख दे, विमल, विमल,
विमल ऋण शब्द है कि प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि बिम मतलब होता है ये जैसे है बिम, और यहाँ विमल का कुछ और अर्थ है। तो विमल भी क्या है? ऋण शब्द है। क्या इसमें उपसर्ग है? कहेंगे बी उपसर्ग है। बी और मल, मल तो दूसरा चीज होता है, फिर उसका अर्थ नहीं बैठा। तो बताना क्या चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताना यह चाह रहा हूं कि शब्द सार्थक होना चाहिए, लेकिन उस उपसर्ग और प्रत्यय के साथ सार्थक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर सार्थक शब्द जो होगा उसके साथ बैठेगा। जैसे यहाँ पे कोमल है, कोम प्लस ल, कोमल तो वो है जो नाजुक चीज है, वो कोमल है। लेकिन यहाँ पे कोम प्लस ल का अर्थ नहीं बैठ रहा है। कोम को लिए हुए, कोम को लिए नहीं है, जो कोमल है मतलब जो नाजुक चीज है। विमल है, बीम को धारण किए वो थोड़ी ना विमल है, कि बीम जो धारण किया है, बीम धारण किया है, ऊपर का चीज है वो बीम को धारण किया है, तो वो विमल है। विमल तो दूसरा हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से देखना है। मतलब जब हटाएंगे, प्रत्यय को हटाएंगे तो शब्द की सार्थकता होनी चाहिए। सार्थक शब्द तो होना चाहिए, विकारी शब्द, लेकिन उसके साथ जो है बैठना भी चाहिए। जैसे ल के साथ इसका शब्द, इसका अर्थ बैठ रहा है। यहाँ पे रोम को लिए हुए है, रोमल है। श्याम को धारण किए हुए है, श्यामल है। लेकिन कोम को धारण किया हुआ, बिम को धारण किया हुआ, यहाँ पे उसका अर्थ गलत हो गया है। इसी तरह से इसमें उपसर्ग भी नहीं है। तो अगर पूछा जाएगा कि इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द वत्सल भी यौगिक है, रोमल भी यौगिक है, श्यामल भी यौगिक है। लेकिन कोमल क्या है? ऋण है। ऋण मतलब जो मूल शब्द है। और विमल भी क्या है? ऋण है। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। आपको अब मजा आ रहा होगा कि कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।